दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत हिंदी की ध्वनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी की ध्वनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, ध्वनि, प्रतिध्वनि, वाणी या स्वनिम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप जानते भी होंगे, स्वनिम कहा जाता है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। और भाषा के मुख्यतः चार तत्व होते हैं। एक तो ध्वनि, दूसरा शब्द यानी पद, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ है। और इन चार तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना गया है। भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। और ध्वनि के 3 पक्ष होते हैं, एक तो उत्पादन, दूसरा संवहन और तीसरा ग्रहण। और इस तरह ध्वनि के 4 गुण माने गए हैं, मात्रा, स्वर, आघात और वृत्ति। और स्वनिम के 2 भेद होते हैं, एक तो खंड्य और दूसरा खंडेतर, यानी ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर सकते हैं उन्हें खंड्य स्वनिम ध्वनि कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। और जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता उन्हें खंडेतर स्वनिम कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, दीर्घता, अनुनासिकता, बलाघात, अनुतान और संगम। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? देखिए, क, ड़, न या म। तो सही उत्तर है ड़। दोस्तों ड़ ध्वनि जो है अवधि में संस्कृत मूर्धन्य संघर्षी जो मूर्धन्य श है और ख का तालव्य श का स रूप उच्चारण होता है। और ड़ ध्वनि न में बदल जाती है, जैसे शीतल को शीतल, रावण को रावण और हर्ख को हरख, बाण को बाण। अवधि में ल ध्वनि प्राय र हो जाती है, कभी ड़ ध्वनि भी र हो जाती है, जैसे तलवार का तरवारी, डाल का डारी, लड़का का लड़िका और पकड़ का पकड़। तो याद रखिएगा ड़ ध्वनि जो है वो अवधि में नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है आपको बताना है। संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रसन्नता में युग्मक ध्वनि है। आप देख सकते हैं जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता। जब 2 व्यंजनों से संयुक्त होती है तो वो संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, कंपन इत्यादि। और यहाँ पर स और ब ध्वनियों के साथ आधा म ध्वनि तथा क और प ध्वनियों के साथ आधा म ध्वनि प्रयुक्त हुई है। 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, म्लान, प्रकर्ष इत्यादि। और संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। देखिए, दीर्घ, लुप्त, दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व और उपर्युक्त तीनों। तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपर्युक्त तीनों। आप देख लीजिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुप्त स्वर। तीनों क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर जो होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें द्विमात्रिक कहा जाता है। और प्लुत स्वर जो क्या होते हैं? प्लुत स्वर दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनके उच्चारण के आगे आधा अ लगा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है तिगुना समय। इन्हें त्रिमात्रिक कहा जाता है, जैसे ओम,
राम इत्यादि। और इन स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे अंग, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, ऊ और औ। ये प्लुत स्वर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनना है आपको। य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। दूसरा है कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से ही हो सकता है। तीसरा है, अवधेश का विग्रह अव प्लस धेस होता है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 है। तो इसमें से सही क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इनमें से य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, यही केवल सही है। अर्धस्वर में य, र, ल और व ये अर्धस्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं और इन चारों को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अगर हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की बात करें तो मूल व्यंजन 33 हैं। इसमें स्पर्श व्यंजन जो हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व हैं, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। देखिए, बड़ा श, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। और इसी तरह उच्छिप्त या आगत या द्विगुण व्यंजन में ड़ और ढ आते हैं। और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। और व्यंजन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं हो सकता है। अवधेश का विग्रह अवधे प्लस ईस नहीं होता है, बल्कि अवध प्लस ईस होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? व, त, ए और व। इनमें से अंतस्थ वर्ण है व। आप जानते हैं अंतस्थ वर्ण में य, र, ल और व स्वर आते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन हैं कौन? तो आप जान लीजिए कि य, र, ल, व ऑप्शन डी जो हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो आप जान लीजिए कि य, र, ल, व य जहाँ पर है वो अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? व, ब, र और ल। तो सही उत्तर ब जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो देखिए, क, च, ट और य। तो इसमें से य जो है ये स्पर्श व्यंजन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन है? अंग, ड़, ढ और ह। तो इसमें से अड़ जो है दोस्तों ये द्विगुण व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, जो संस्कृत और हिंदी में नहीं रहे बल्कि ये मराठी से हिंदी में आगत हुए हैं। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये ड और ढ से भिन्न वर्ण हैं और उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, जबकि इसका सही उत्तर ड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? देखिए, 3, 5, 4 या 2। तो सही उत्तर है 2 भेद। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि बाह्य प्रयत्न के अनुसार हिंदी व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो सही उत्तर है क और ख, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। इस प्रकार की ध्वनियों को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। इनके अंतर्गत अ, आ और क, ख, ग, घ, अंग आते हैं। इसके अलावा ह और विसर्ग भी कंठ ध्वनियों के उदाहरण हैं। इसके अलावा तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्दों को तालव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत ई और च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इय, य और श आते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले मूर्धन्य कहलाते हैं। इसके अंतर्गत री, ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और क्ष आते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द वर्ण जो हैं वो दंत कहलाते हैं। इसके अंतर्गत त, थ, द, ध,
त, थ, द, ध, न और ल और स आते हैं। दोनों ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ण वोष्ठ कहलाते हैं। इनके अंतर्गत उ और प, फ, ब, भ, म आते हैं। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से जो बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको कंठ तालव्य कहा जाता है, जैसे ए और ऐ। और कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ओ और औ आते हैं। और दांत और जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, जैसे व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है आपके प, फ, ध और फ। तो ध क्या है आप जान लीजिए कि ध दोस्तों ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दांत और जीभ के स्पर्श से ये दंत व्यंजन है, त, थ, द, ध, न। तो इसमें ध जो है ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से अ और आ स्वर हैं किसके? तो सही उत्तर है ये कंठ स्वर हैं, अ और आ। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर री व्यंजन जो है वो क्या है? तो सही उत्तर है ये तालव्य जो है वर्ण है। अगला प्रश्न है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो किस बोली में? सही उत्तर है अवधि। आप जान लीजिए दोस्तों, अवधि बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग अवधि बोली में नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो ट, ठ, ड और ढ। देखिए ये हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियों में शामिल हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? तो व जो है ये दंत्योष्ठ ध्वनि है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है? तो आप जान लीजिए कि ये हो जाएगा व जो है ये दंत्योष्ठ ध्वनि है और दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला, जैसे व, ये दंत्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है, आपको बताना है। तो तालव्य ध्वनि इसमें च हो जाएगा, च तालव्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी होती है? तो सही उत्तर है उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि ये तालव्य ध्वनि का उदाहरण है। और आप जान लीजिए च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, इय ये तालव्य ध्वनि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी है? तो सही उत्तर है तालव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। हिंदी की ओष्ठ ध्वनि ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो सही उत्तर है ओष्ठ व्यंजन ध्वनि भ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है। तो प ध्वनि जो है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों ये ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? तो हिंदी की कंठ ध्वनि ह है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो च जो है, च में ओष्ठ ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है, जबकि प, फ, ब, भ, म में ये ओष्ठ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है? तो दंत्य, द, त, थ, द, ध, न ये दंत्य ध्वनियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है ये हो जाएगा ढ़। अढ़ जो है ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो सही उत्तर है कंठोष्ठ, यानी कंठ यानी गला और ओठ दोनों का प्रयोग इन ध्वनियों में होता है। और ओ और कंठोष्ठ ध्वनि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की श ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है? तो उत्तर है तालव्य। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो दंत, त, थ, द, ध, न। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दंत ध्वनि का उदाहरण ऑप्शन सी त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की ब ध्वनि किस प्रकार की है?
तो हिंदी की ब ध्वनि जो है ये ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड़ और ढ ध्वनियों के बारे में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वोत्र किया जाता है, दोनों महाप्राण हैं। तो सही उत्तर ड़ और ढ के बारे में होगा कि ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। ड़ और ढ ये उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं और ये महाप्राण नहीं बल्कि अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है ध का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है। बताइए ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दंत ध्वनि का उदाहरण है। ध का उच्चारण स्थान दंत है क्योंकि ये त वर्ग का स्पर्श व्यंजन है और ध जो है महाप्राण वर्ण है, घोष वर्ण है और दंत वर्ण के उदाहरण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि कौन सी है? तो सही उत्तर है ई। देखिए स्वरों के उच्चारण में केवल काकल में अवरोध होता है, मुख विवर से हवा निर्बाध गति से बाहर निकलती है और जिह्वा का हिस्सा विशेष कुछ ऊपर उठता है। और ई जो है ये ह्रस्व संवृत्त अवृत्ताकार और अग्र स्वर है। अ ह्रस्व अर्ध विवृत मध्य स्वर, आ दीर्घ विवृत पश्च स्वर और अ दीर्घ अर्ध विवृत और अग्र स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो सही उत्तर है ई। ह्रस्व ई जो है ये संवृत स्वर है। ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक होता है? तो उत्तर है अग्रभाग, क्योंकि जीभ के विभिन्न भागों के उठने के आधार पर स्वरों के उच्चारण में जीभ का कभी अग्रभाग उठता है, कभी सम अवस्था में रहती है और कभी पश्च भाग उठता है। उसी के आधार पर उसे अग्र मध्य स्वर या पश्च स्वर कहते हैं। हिंदी स्वरों में ई, ए अग्र स्वर, आ उ ओ तथा पश्च स्वर के और अ मध्य स्वर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो कौन सा पश्च स्वर है? आप जानते हैं आ जो है ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है क्या? तो आप देखिए य म र और ल में यह जो है ये अर्ध स्वर कहलाता है। म वर्ग प वर्ग के अंतर्गत आता है और म जो है ये वर्ण प वर्ग के अंतर्गत आता है, ये ओष्ठ स्पर्श कहलाता है। य र ल व परंपरागत शब्दावली में अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं और परंपरागत अर्धस्वर के अधीन परिगणित चारों व्यंजन, जैसे इसमें आप जानते हैं य र ल व में से पहला व्यंजन ये विशुद्ध अर्धस्वर है, जबकि व जैसे वर्ण शब्दों में वस्तुतः घोष संघर्षी है। हाँ, किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चरित होकर अर्धस्वर बन जाता है, जैसे स्वर या अनुस्वार शब्दों में व। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। आप देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। च जो है ये तालव्य के अंतर्गत आता है, व वर्ण दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है, तो व का यहाँ आप लिख लीजिए दंतोष्ठ, दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ व। और द जो है द आप जान लीजिए कि ये दंत के अंतर्गत आता है। क जो है क ये कोमल तालव्य का उदाहरण है। तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपके सही नहीं हैं, जो मिलान करने के लिए दिए गए हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्टार हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या आप देख लीजिए। च जो है तालव्य है, व दंत्योष्ठ है, द दंत है और क कोमल तालव्य है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न के मिलान की सूची में दंत्योष्ठ के स्थान पर ओष्ठ दिया गया है और इसके माध्यम से सूची का मिलान करना संभव नहीं है। व का उच्चारण दंतोष्ठ के माध्यम से होता है। यही कारण है कि चयन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो ये हैं च, छ, ज, झ, ये व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं और आधुनिक पारिभाषिक शब्दावली में इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय मुखावयों में यथास्थिति आंशिक या पूर्ण अवरोध होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो सही उत्तर है सुमेलित है। जो श है ये उष्म ध्वनि का उदाहरण है, ग सघोष व्यंजन है, फ महाप्राण व्यंजन, ढ अघोष व्यंजन और स उष्म व्यंजन है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण व्यंजन भी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, घोष महाप्राण व्यंजन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ह वर्ण घोष तथा महाप्राण दोनों हैं और ये ऊष्म व्यंजन भी है। आप देख लीजिए श, स और श, तो ये अघोष, ऊष्म व्यंजन, महाप्राण और निरानुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, गिरिजा, अर्पणा, शैलजा या शिवानी। तो सही उत्तर है अर्पणा। दोस्तों शिवानी शब्द दुर्गा पार्वती दोनों का पर्यायवाची है, जबकि गिरिजा और शैलजा पार्वती के पर्यायवाची हैं। अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची अर्पणा नहीं बल्कि अपाणा पार्वती का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण। तो सही उत्तर है अल्पप्राण। दोस्तों स्वर सभी अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। अल्पप्राण वर्णों में उच्चारण में आप देख सकते हैं कम श्रम करना पड़ता है, महाप्राण वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है। और सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन होते हैं और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होते हैं। अगला प्रश्न है अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है। इसमें देखिए ख, क, ड, ध। तो इसमें से ख जो है ये अघोष महाप्राण वर्ण है। आप देख सकते हैं क जो है ये कंठ है। क आप देख लीजिए दोस्तों ये कंठ वर्ण है, अल्पप्राण वर्ण है और अघोष वर्ण है। ड जो है मूर्धा वर्ण है, अल्पप्राण और घोष वर्ण है। ध दंत वर्ण है, महाप्राण है और घोष वर्ण है। और थ, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं, अर्ध स्वर हैं। आप देख लीजिए अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, आपको बताना है। तो अघोष अल्पप्राण ध्वनि क और त हैं। आप देख लीजिए क और त दोस्तों ये अघोष अल्पप्राण ध्वनि के उदाहरण हैं। और आप जानते हैं क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब, अंग, इय, ड़, न, म ये दोस्तों अल्प प्राण के उदाहरण हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है, जैसे ख, झ, ठ, थ, फ, घ, छ, ढ, ध और भ। ये सभी ऊष्म वर्ण यानी श, श, स, ह महाप्राण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष यानी सघोष वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण है, जैसे ग, घ, अंग, झ, झ, ज, झ, इय, ठ, ट, ठ, ड, ढ़, ड़, द, ध, न, ब, भ, म। और सभी स्वर य, र, ल, व, ह घोष वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण तथा क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स अघोष वर्ण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, आप बताइए। तो सघोष महाप्राण व्यंजन ये आपका झ हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, तो आप जान लीजिए कि अघोष ध्वनि का जो युग्म है वो हो जाएगा प और फ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, आपको बताना है। ख, थ, च और फ। तो पहला वर्ण च जो हो जाएगा ये च अल्पप्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं, तो ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण ये महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है, तो सही उत्तर है महाप्राण आपका ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं, तो दूसरे और चौथे से संबंधित होती हैं महाप्राण ध्वनियाँ, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, आपको बताना है। तो अल्प प्राण ध्वनि क है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? ख, ठ, ज और ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ज और ट ये दोनों ही आपके यानी सी और डी दोनों ही आप देख लीजिए महाप्राण ध्वनि के उदाहरण नहीं हैं। और आरंभिक उत्तर कुंजी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने इसका उत्तर ए माना था। 2 उत्तर सही होने पर इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, श, श और स के अंतर्गत आते हैं क्या? तो ये ऊष्म के अंतर्गत, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? आप देख सकते हैं ह, श, स और ल। तो ल जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से श, श और स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो सही उत्तर है उच्चारण की दृष्टि से ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो उत्तर है वर्ग का जो 5वां अक्षर पंचमाक्षर होता है अंग, इ, अण, ये सभी अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अनुस्वार अंग और विसर्ग अह को अयोगवाह कहते हैं। और ये ध्वनियाँ न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, फिर भी अर्थ का वहन करती हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती है, इसलिए ये स्वर नहीं हैं। और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं हैं। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो आप देखिए यह जो है ये अनुस्वार, यह जो है अनुस्वार का सूचक नहीं है। अंग, इ, अण अनुस्वार ध्वनियाँ हैं, जबकि यह जो है अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहेंगे? आपको बताना है वर्णमाला। तो सही उत्तर है, देखिए वर्णमाला किसे कहेंगे आपको बताना है दोस्तों। तो आप जान लीजिए कि वर्णमाला किसका नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो सही उत्तर है वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप देख लीजिए वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए जो देवनागरी लिपि प्रयुक्त होती है उसमें कुल कितने, याद रखिएगा 52 वर्ण हैं 52, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षर आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि हिंदी भाषा में कुल 33 यानी 33 व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो आप जानते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो सही उत्तर है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो सही उत्तर है वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये वर्ण दोस्तों ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ऑप्शन बी। दोस्तों जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है न पश्च रेखा के, केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। अ और आ ऐसे ही स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है, ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। और मात्रा स्वर की समरूप या ग्रेफीम कहलाती है। और इसलिए हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 अक्षर और उनकी मात्राएं जो हैं ऐसे आप देख सकते हैं। अ जो है ये ह्रस्व अ जैसे अनार, आ दीर्घ आ जैसे काम, ई ह्रस्व ई जैसे जिन और ई दीर्घ ई यानी जैसे जीत, उ ह्रस्व उ कहलाता है जैसे कुल
और दीर्घ उ जैसे फूल। और नीचे दिए गए 4 स्वर द्विस्वर कहलाते हैं, जैसे ए यानी अ प्लस ई जैसे मेल, ऐ ई प्लस ए जैसे कैसा, ओ यानी उ प्लस उ जैसे गोल, और औ जो है अ प्लस ओ जैसे कौन। तो आप देख लीजिए कि ये जो स्वर हैं, स्वरों का विवरण इस तरह से था। स्वर और द्विस्वर के उदाहरण आपने देखे। अगला प्रश्न है, श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित करके श्र बनता है? तो सही उत्तर है ह्रस्व श और र वर्णों को मिलाकर श्र बनता है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इसमें छ ह्रस्व क और श को मिलाकर, त्र ह्रस्व त और र को मिलाकर, ज्ञ जो है ये दोस्तों ह्रस्व ज और इ को मिलाकर, और श्र ह्रस्व स और र को मिलाकर श्र बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? आपको बताना है। क्य, देखिए क्य जो है ये संयुक्त व्यंजन है। जब कोई स्वर रहित अरहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से जुड़े तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो अपने को दोहराते हैं, इनका पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क, च, छ। और अपने ही वर्ग का तीसरा और 5वां व्यंजन द्वित्व होता है, जैसे पक्का, सुग्गा, पत्ता, गद्दी, लज्जा। और दूसरे प्रकार के संयुक्त व्यंजन में अपने ही वर्ग का पहला वर्ण दूसरे वर्ण से और तीसरा वर्ण चौथे वर्ण से मिलता है, जैसे मक्खन, बग्घी, स्वच्छ, पत्थर, बुढ़ा, अ प्लस ओ। तो संयुक्त स्वर और ट स्वतंत्र व्यंजन है। तो इसमें आप देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर डी माना है, जो गलत था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में ए इसका उत्तर माना है। अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनियों का उपयोग हुआ है, वो विकल्प कौन सा है? पापा, बाबा, मामा और चाचा। तो सही उत्तर है डी, चाचा। चाचा में दोस्तों च वर्ग की ध्वनियां तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। शेष विकल्पों में ओष्ठ वर्ग की ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को व्यक्त करना लिख कर किया जाता। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ये है ह्रस्व भ। ह्रस्व भ जो है दोस्तों स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन का जो है प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? तो सही उत्तर है ये एक अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनि है। तो ये क व्यंजन के बारे में सही है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ह्रस्व ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो ये देखिए द्वयोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरानुनासिक। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से आधा ब जो होता है यह ह्रस्व ब, ये इसका वैशिष्ट्य द्वयोष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरानुनासिक है। अगला प्रश्न है, पाणिनि शिक्षा की ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो ये आधार हैं स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राणवायु डर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न होता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनता है। वही मुख में आकर वर्ण बनता है और वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। इस वीडियो का, आज की वीडियो का ध्वनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो है इसका आखिरी प्रश्न है, संथाली भाषा किस प्रकार की भाषा से संबंधित है? तो ये है आष्ट्रिक परिवार। दोस्तों संथाली आष्ट्रिक परिवार की भाषा से संबंधित भाषा है जो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का दर्जा भी दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संथाली आष्ट्रिक परिवार की भाषा है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी के भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।